जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफलता का साधन 108। मैं गौरव सागर उपस्थित हूँ रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम नंबर 1 सेट नंबर 2 को लेकर। सेट नंबर 1 का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की वीडियो बनाऊंगा। इस सेट में आपको कुल 150 प्रश्न मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छी ढंग से करूं। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। मेरे द्वारा की गई व्याख्या को आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। समय बहुत कम बचा है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें। बीपीएससी द्वारा परीक्षा की शेड्यूल भी निकाल दी गई है, तो इसीलिए आप मेहनत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप मेरे साथ रहें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो कि लैंग्वेज से है। मैं केवल लैंग्वेज इंग्लिश के ही प्रश्न देखूंगा, हिंदी का आप स्वयं तैयारी कर लेंगे। पहला प्रश्न है, इफ आई एम योर ब्रदर यू विल बी माई डैश। ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी सिस्टर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। यहां है इफ आई एम योर ब्रदर, अगर मैं आपका भाई हूं, अगर मैं आपका भाई हूं, यू विल बी, आप मेरे होंगे। अगर भाई हैं तो भाई या बहन ही हो सकते हैं, फादर हो नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार यह ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऊपर में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, आई विल कॉल यू अप एट नाइट द टाइम में बी। मैं आपको रात में बुलाऊंगा तो यह समय क्या होगा? यह समय होगा द टाइम में बी, यह समय हो सकता है। क्या हो सकता है? द समय में बी, यह समय हो सकता है 7 AM, 4 PM, 11 PM, डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ई नन ऑफ द एबव। तो सुबह के 7 बजे नहीं, शाम के 4 बजे नहीं, रात्रि के 11 बजे, रात्रि के 11 बजे यह समय होगा। तो इस प्रकार सी इज द करेक्ट आंसर, 11 PM। नेक्स्ट प्रश्न है, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, कि एक व्यक्ति किसी पेशा के लंबे समय से अनुभव है, किसी पेशा का लंबे समय का अनुभव है, तो वह व्यक्ति क्या होगा? ऑप्शन ए वेटेरियन, वेटेरियन मतलब अनुभवी होता है, अनुभवी। मैं साथ में इसकी हिंदी भी लिखते जाता हूं। जीनियस मेधावी, तेज तर्रार मेधावी। ऑप्शन सी सीजन्ड, किसी खास विषय में या पेशा में अति अनुभवी, किसी खास पेशा में अति अनुभवी। डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई में है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ वेटेरियन जो है अनुभवी होगा, किसी खास पेशा के जो अनुभवी होता है, अनुभव जिनको होता है उन्हें अनुभवी यानी कि वेटेरन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कि सेंटेंस से, वाक्य में से जो मोबाइल शब्द है उसके लिए
उचित, सबसे ज्यादा उचित उल्टा शब्द ढूंढना है, चुनना है, सेलेक्ट चुनना है। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द होता है। तो ये सेंटेंस है, द स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर देयर कवर्स ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द टाउन। कि एक अजीब या अजनबी टीवी रिपोर्टर खड़ा होकर मजाकिया, फनी और आनंददायक चीज़ों को जो शहर में घटित हो रही है, शहर के अंदर हो रही है, उसको वह कवर कर रहा है। तो यहाँ खड़ा होकर कवर कर रहा है, खड़ा होकर कवर कर रहा है। तो यहाँ जो है मोबाइल शब्द का, इनसे हमको एंटोनिम से ढूंढना है। इंटरेस्टिंग रोचक, स्ट्रेंज अजनबी, स्टैंडिंग खड़ा होकर, स्टैंडिंग खड़ा होकर, या डी मोर देन वन ऑफ द एभव, ई नन ऑफ द एभव। तो यहाँ रोचक नहीं हो सकता है, स्ट्रेंज अजनबी हो नहीं हो सकता है। मोबाइल का अर्थ हो जाता है, यहाँ मोबाइल का जो अर्थ हो जाता है हिंदी में यह होता है चलंत, चलता फिरता, चलंत या गतिशील भी हम इसे कह सकते हैं। यानी कि एक जगह अस्थिर नहीं रहने, चलता फिरता। तो यहाँ इसके लिए जो उपयुक्त एप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वो स्टैंडिंग होगा, खड़ा होकर, यह खड़ा होकर। हाँ, तो स्टैंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक वाक्य की का खाली स्थान को उचित शब्द से भरना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, उस विकल्प को चुनिए, उस सही विकल्प को चुनिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक वाक्य है जो जिसमें खाली स्थान है, और उस खाली स्थान को जो सबसे उपयुक्त है शब्द, उससे भरना है। देखते हैं वाक्य क्या है। When there are negative and toxic thoughts dash your mind, you can never think positively। जब आपके दिमाग में नकारात्मक और जहरीला विचार जमा हो जाता है, तो आप सकारात्मक रूप से कभी नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? ए साउटिंग, कोलाहल, हल्ला, क्लाउडिंग जमा होना, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब हो जाता है अंकन, आंकना। तो यहाँ जो है एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वह होगा क्लाउडिंग, मतलब जमा होना, क्लाउडिंग, एकत्रित हो। साउटिंग शोर शराबा, क्लाउडिंग एकत्रित होना, जमा होना, प्लॉटिंग अंकना, आंकना या अंकन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो अशुद्ध रूप से गलत है, स्पेलिंग सही नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि स्पेलिंग सही नहीं है। टेक्सचर, सलेज, सेवरी। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एभव। ऑप्शन ए टेक्सचर, ऑप्शन बी स्लीज, ऑप्शन सी सेवरी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एभव। टेक्सचर का अर्थ होता है बनावट या संरचना। स्लेज यहाँ गलत है, स्लेज गलत है, SLEDGE, स्लेज का अर्थ होता बर्फ गाड़ी, बर्फ में जो गाड़ी चलती है, बर्फ गाड़ी। और सेवरी का अर्थ होता है स्वाद युक्त या स्वाद से भरा,
स्वाद युक्त, सेवरी। तो इस प्रकार बी इज द करेक्ट आंसर, सलेज, जो कि मिस स्पेल्ट है, मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम समान अर्थक, समानार्थक, समान अर्थ वाला, सिनोनिम समान अर्थ वाला। ये वर्ड है एक्सॉल्टेशन, एक्सॉल्टेशन जिसका अर्थ होता है उमंग, जोश भी कह सकते हैं, जोश। ऑप्शन ए एक्सटेसी, परमानंद, डिजेक्शन, निराशा, डिजेक्शन। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। तो यहां ऑप्शन ए एक्सटेसी ही इसका जो एक्सॉल्टेशन का समार्थक साइनोनिम होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सटेसी, एक्सॉल्टेशन का हो जाएगा एक्सटेसी, परमानंद। 8 नंबर में है, व्हिच कम्स अर्लियर इन अ पार्टिकुलर ईयर। ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी जून, ऑप्शन सी फरवरी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। किसी खास साल में कौन पहले आता है? किसी खास साल में, यहां 366 दिन लीप वर्ष के बारे में कहा जा रहा है कि लीप वर्ष का पहला कौन आता है। तो यहां फरवरी जो है वह लीप वर्ष में 29 दिन लेकर आता है 4 साल के बाद। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हम हिंदी के प्रश्नों को नहीं देखेंगे। पार्ट 2 समान अध्ययन जनरल स्टडी को देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और यह कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ मणिपुर जो है नहीं है। मणिपुर, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, यहाँ नहीं गुजरती है, उसे ढूंढना है ना। मणिपुर होकर नहीं गुजरती है, यह त्रिपुरा होकर गुजरती है। तो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? ऑप्शन ए डफला पहाड़ी, ऑप्शन बी मीरी पहाड़ी, ऑप्शन सी मिसी पहाड़ी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
यहाँ अरुणाचल प्रदेश में डफला की भी पहाड़ी है, मीरी की भी पहाड़ी है, मिसमी की भी पहाड़ी है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये पहाड़ियां जो है अरुणाचल की पहाड़ियां हैं, डफला, मिसमी और मीरी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? गंगा के बाएं तट पर। सोन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सोन दाएं तरफ से मिलती है, यमुना भी दाएं तरफ से मिलती है, कोसी जो है वह बाएं तरफ से मिलती है, कोसी बाएं तरफ से मिलती है। तो इस प्रकार कोसी जो है आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। मयूराक्षी जल परियोजना, मयूराक्षी परियोजना जो है वह झारखंड राज्य में है, जो कि दो राज्यों में झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल में विस्तृत नहीं है, झारखंड राज्य में है और मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। अगला प्रश्न है, कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में कौन है या हैं? ऑप्शन ए हिमालय के हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन बी हिमालय के शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कामेत चोटी से संबंधित जो सही तथ्य है वो है हिमालय हिमाद्री, हिमालय के हिमाद्री श्रेणी, हिमालय के हिमाद्री श्रेणी जो है कामेत चोटी हिमालय के हिमाद्री श्रेणी। तो इस प्रकार ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है? ऑप्शन ए कानपुर, वाराणसी, बक्सर, आगरा, ऑप्शन बी वाराणसी, पटना, बिजनौर, बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, भागलपुर, मथुरा, मुंगेर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। कानपुर गंगा नदी किनारे है, वाराणसी भी है, बक्सर भी है, लेकिन आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी वाराणसी भी है, पटना भी है, बिजनौर भी है, बलिया भी है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में वाराणसी भी है, भागलपुर भी है, लेकिन मथुरा नहीं है, और मुंगेर भी गंगा नदी किनारे है, मथुरा जो है वो नहीं है। मथुरा भी जो है यमुना नदी के किनारे है। तो इस प्रकार बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गोकाक जल प्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। ऑप्शन ए यह कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन बी यह घाट प्रभा नदी पर है, ऑप्शन सी यह उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये गोकाक जल प्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में है और यह घाट प्रभा नदी पर है। तो इस प्रकार डी उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। गोकाक कर्नाटक राज्य में है, ना कि उड़ीसा में है, और यह घाट प्रभा नदी पर है गोकाक। अगला प्रश्न,
है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए भाखरा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना है और यह परियोजना जो है दो राज्य में विस्तृत है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है? टर्शियरी, ऑप्शन ए उत्तर पूरब, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूरब, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार के उत्तर पश्चिम में भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण यह पहुंच गया अमेरिका। पुनः 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत, जो कि एक पुर्तगाली निवासी था, और भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? ऑप्शन ए 1652 ईस्वी, ऑप्शन बी 1654 ईस्वी, ऑप्शन सी 1658 ईस्वी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1658 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? ऑप्शन ए 20 जून 1905 ईस्वी को, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटने का आदेश जो है वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जारी किया था। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को यह जारी किया था। अगला प्रश्न है साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। साइमन कमीशन या साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया था? ऑप्शन ए 16 जुलाई 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 22 अगस्त 1946, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया था। तो ऑप्शन
बी हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 के जो है अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया था, चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों बोलने में कुछ त्रुटि आ जाती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। प्रथम बार 1886 ईस्वी में, दूसरी बार 1893 ईस्वी में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में। ये तीनों ही काल में 1886, 1893 और 1906 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, मैं अभी कवर कर लेता हूं। किस भारतीय को नव जागरण का अग्रदूत कहा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के नव जागरण का अग्रदूत महात्मा गांधी को भी नहीं कहा गया है, गोपाल कृष्ण को भी नहीं कहा गया है, दादा भाई नौरोजी को भी नहीं कहा गया है। यह नव भारत का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को कहा गया, राजा राम मोहन राय को कहा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजा राम मोहन राय है इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49। यह जो है अनुच्छेद 50 में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात है और अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक स्थानों की संरक्षा के लिए राज्य को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का महान्यायवादी
की जो अवधि है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आश्रित है। राष्ट्रपति चाहे कभी भी इन्हें पद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का जो न्यायवादी है यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 76। और वर्तमान में अभी जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, वो है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी है। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी आर वेंकटरमणी है। अगला प्रश्न है, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में अनवरत योजना की शुरुआत वर्ष 1 अप्रैल 1978 ईस्वी में शुरू की गई थी। 1978 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न गणित से है, इस चित्र में कितने आयत हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसे गिनने के लिए हम इसका नामकरण कर देते हैं। हर कोना में हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। यहाँ काउंट करने पर यह 15 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में वॉल्यूम को ये शब्द में AUQARI के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में डिजाइन को किस रूप में लिखा जाएगा? ऑप्शन ए IIXOLS, ऑप्शन बी IJYLOS या ऑप्शन सी ZXILPR। और डी में है उपर्युक्त में एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम यहां पहले सेट करते, ये रीजनिंग है। OUME AUQARI। यहां भी के बाद हम देखते हैं 1 2 3 4 5। चूंकि हमको अल्फ़ाबेट लेना है तो इसलिए हमको अगला अल्फ़ाबेट यहाँ फिर पुनः रिपीट हो जाएगा ए से। तो यहाँ +5 में जाता है, +5। और ओ से क्यू तक हम देखते हैं कितना अंक होता है। 1, यहाँ ओ के बाद यू है। फिर हम देखते हैं कि एल से क्यू तक 1 2 3 4 5 +5। ये यू के बाद यहाँ यू के बाद 1 2 3 4
पुनः फिर ए में आ जाता है। एम के बाद आर हम देखते हैं कितना आता है, एक 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर प्लस 5, और यहाँ ई के बाद सीधे जो है आई होता है। तो हमें यहाँ वोवेल को छोड़ देना है, केवल यह देखना है कि कंसोनेंट एक के बाद कितना का गैपिंग है अंक का। तो उसी प्रकार हमें डिजाइन का भी सेट करना है। यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ आई होना चाहिए, और ई के बाद हम देखेंगे फिर आई आ जाएगा। एस के बाद फिर 5 स्थान लेना है हमको, 5 1 2 3 4 5 एक्स हो जाएगा। आई के बाद हम देखते हैं ओ आ जाता है, यहाँ ओ आ जाएगा। उसके बाद जी के बाद फिर 5 स्थान देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 एल आ जाएगा। और एन के बाद चूंकि यहाँ एन कंसोनेंट है तो इसीलिए फिर हम 5 ही लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 1 5 ऐसा आना चाहिए। हम देखते हैं कि आई आई एक्स ओ एल एस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 100/21%, ऑप्शन बी 100/21% हानि, या ऑप्शन सी न लाभ न हानि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। संख्या है, मूल्य है। संख्या पहले है 8, मूल्य है 7, फिर संख्या है 6, मूल्य है 5। हम यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य और यह विक्रय मूल्य होगा। सात छः 42, 6/42, यहाँ 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5/40, 7 छः 42 और 8 पंचे 40, 5। तो यहाँ क्रय मूल्य हो जाता है 6/42 और विक्रय मूल्य हो गया 5/40। तो हानि हो रही है, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया, यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो इस प्रकार यहाँ 2 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि हो जाती है 2/42 और प्रतिशत हानि बराबर 2/42 गुना 100, 21/100। 2/42 गुना 100 हानि प्रतिशत 21, यहाँ 100/21।
प्रतिशत। तो ये हानि हो रही है, इस प्रकार बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या बचत में वृद्धि निकालना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि वेतन 100 रुपये था, पहले होगा, पहले माना कि पहले 100 रुपये वेतन था, तो उसमें वह जो है 80% खर्च कर देता है। खर्च 80%, तो बचत हो जाएगा यहाँ 100 घटा 80, तो 20 रुपये बचत हो गया। पुनः देखते हैं, वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि बराबर 25%, तो 100 प्लस 25, 125 रुपये हो गया। नया खर्च हो जाएगा यहाँ, नया खर्च बराबर 4, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 92। नया खर्च, अब जो इसका खर्च हो गया वह हो गया सॉरी दोस्तों, कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। पुनः मान लेते हैं, माना कि वेतन 100 रुपये है, तो 80% खर्च कर देता है, तो बचत हो जाएगा यहाँ 100 घटा 80, यानी 20 रुपये का बचत हो गया। पुनः देखते हैं कि अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और व्यय में 15% की वृद्धि हुई। नया वेतन हो जाता है यहाँ, नया वेतन हो गया 100 जोड़ 25, 125 रुपये, और यहाँ 15% व्यय में भी वृद्धि है, तो उसका नया खर्च हो जाएगा, नया खर्च हो जाएगा 80 का ही हमको 20% निकालना, 80 का 15% और 115%, तो 80 गुना 115 बटे 100, यहाँ 92 रुपीज हो गया। अब हमको नया बचत निकलना है, नया बचत हो जाता है 125 रुपये घटा 92 जो कि खर्च करता है, यहाँ हो जाता है 33 रुपये नया बचत। इसलिए अब बचत में वृद्धि बराबर हो जाएगा, बचत में वृद्धि
33 घटा 20 यानी कि 13 रुपए की वृद्धि होती है। इसलिए प्रतिशत वृद्धि हम यहाँ निकालते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक बचत जो कि 20 रुपए है। 5 13 × 5 = 65। हमको यहाँ आंसर में देखना है 65 सी में है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी 65। यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 65% की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष के बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन के आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोशन की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए इसे भी हल करते हैं। माना कि रोशन कहीं रोहन कहीं रोशन दिया हुआ है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। दोस्तों यहाँ वर्तमान नहीं, 5 वर्ष पूर्व का मानना है। 5 वर्ष पूर्व। तो रोहन का यहाँ वर्तमान हो जाएगा, अब वर्तमान हो जाएगा क्योंकि 5 साल पूर्व माने थे, वर्तमान आयु यहाँ हो जाएगा। 5 साल पूर्व माने थे तो ये 5 साल इसमें जुड़ जाएगा। तो 5 साल पूर्व पिता का हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगी। रोहन की आयु की 8 गुनी है तो 8x हो जाएगा। तब वर्तमान में रोहन की आयु x + 5 होगा। पिता का हो जाएगा यहाँ, पिता का 8x + 5 जुटेगा 5 वर्ष। पुनः भविष्य में चलना है। कह रहा है कि ये जो है रोहन की आयु फिर 5 साल के बाद इसकी आयु क्या होगी 5 साल के बाद। तो पुनः इसमें हम 5 साल बाद में चलते हैं। तो रोहन की आयु हो जाती है यहाँ 5x + 5, यहाँ 5 हो जाएगा अर्थात x + 10, और यहाँ पिता का 8x + 5 प्लस, तो 8x + 10। अब प्रश्न से हमें करना है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 10:, रोहन के पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात वह 10:3 है। तो यहाँ प्रश्न से हो जाएगा 8x + 10 अनुपात, यहाँ रोहन का है x + 10 और यहाँ हो जाएगा 10:3। तो हल करते हैं हम 8x + 10 बाय x + 10 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। (24x + 30) 10x + 100। 24x घटा 10 100 घटा 30। ये हो जाता है 14x = 70। x = 70/14। ये हो गया 5।
तो रोहन, चूंकि ये 5 वर्ष पूर्व का है, रोहन की आयु हो जाएगी वर्तमान में, रोहन की वर्तमान आयु 5 + 5 10 वर्ष। तो हमें ऑप्शन में देखना है 10, यहाँ है बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीना के लिए और गोपाल 30,000 रुपया 12 महीने के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 60,000 रुपया लाभ होता है, जिसमें सुनील का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सुनील अनुपात गोपाल, सुनील 20,000 रुपया लगाता है 9 महीने के लिए, 20,000 गुना 9, और गोपाल लगाता है 30,000 रुपये 12 महीने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ ये अनुपात मेरा बन जाएगा एक अनुपात 2, सुनील अनुपात गोपाल 1 अनुपात 2। इस प्रकार यहाँ सुनील का हिस्सा हो जाएगा, सुनील का हिस्सा हो जाएगा 60,000, सुनील का हिस्सा 1/2 1 3 1/3 20, 20,000। तो यहाँ ऑप्शन सी 20,000। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20,000। अगला प्रश्न है, 3, 5 और 15 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपात हमें ज्ञात करना है। 3, 5 और 15 का चतुर्थ अनुपात हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी उपरोक्त एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। चलिए इसे भी हल करते हैं। मान लेते हैं कि चौथा अनुपात x है, तो यहाँ 3 अनुपात 5 ये समानुपात हो जाएगा 15 अनुपात x। यहाँ 3/15 बराबर 15/x, 3/5 बराबर 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेते हैं। 3x 15 होगा, x बराबर हो जाएगा, ये हो जाता है 5, 25। तो चतुर्थ अनुपात यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 245, 175 और 385 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ। तो इसे आप लोग हल कर लीजिएगा, मैं केवल इसका आंसर बतला देता हूँ।
यहाँ बी हो जाएगा। आप इसे गुणनखंडन विधि या भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, गुणनखंडन करके आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी रियोस्टेट, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो ई हो जाएगा, क्योंकि किसी पथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए वह गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन में गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो इस पर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के दौरान, यौवन अवस्था के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए सिगरेट पान के कारण, ऑप्शन बी पेशीय विकास के कारण, ऑप्शन सी स्वर तंत्र के विकास के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर तंत्र के विकास के कारण, जिसे इंग्लिश में लैरिक्स कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रभावित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। ऑप्शन ए 90 डिग्री होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन ए इसका आणविक द्रव्यमान, ऑप्शन बी कार्बन श्रृंखला की लंबाई, ऑप्शन सी इसके रासायनिक गुण, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक गुण। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा और मृदुल खाद्य अम्ल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। यह बेकिंग सोडा और मृदुल खाद्य अम्ल का होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अपघटन अभिक्रिया कब होती है? ऑप्शन ए जब एक तत्व अन्य तत्व को विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करता है, ऑप्शन बी जब एक अभिकारक अपघटित होकर सरल उत्पादकों का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन सी जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश में किसी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत आदि। ऑप्शन ए जैविक वातावरण,
ऑप्शन बी अजैविक वातावरण, ऑप्शन सी कृत्रिम वातावरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अजैविक घटक होते हैं, अजैविक वातावरण, उसमें हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि होते हैं, इसलिए अजैविक घटक या अजैविक वातावरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए MgCl2 प्लस Na, एरोमार्क 2NaCl प्लस Mg। इस प्रश्न का सीधा मैं आंसर बतला देता हूं। यहां जो संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो है N2 प्लस S2 एरोमार्क 2NH3, ये है। सी इज द करेक्ट आंसर। 2003 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया है। ऑप्शन ए GSLV-MK2, ऑप्शन बी LV-M3M4, ऑप्शन सी PSLV-MK3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये LV-M3M4 से लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मैंने अगली वीडियो में यह बात बतलाई थी। मध्य प्रदेश, जहां बाघों की संख्या कुल 785 है, 785, और बिहार में बाघों की संख्या वह 54 है, 54। बिहार में बाघों की संख्या 54, और सर्वाधिक बाघ वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है, 785। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह मैच तो हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी, और विनर टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप 2023 जो है जीता है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया? ब्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किसने किया? कौन सा देश? उत्तर कोरिया, चीन, रूस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के द्वारा जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है, रूस। यहां से हम सामाजिक विज्ञान को देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जीके जीएस सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसलिए यहां हम सामाजिक विज्ञान के देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि वह भी ये वीडियो देखकर लाभान्वित हो सके, क्योंकि समय यहाँ बहुत कम बचा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनावली। बनावली से जो है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली। राइट आंसर इज बी बनावली। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध में
अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? अंग्रेजी सेना का। बक्सर का युद्ध, जैसा कि आपको पता है, यह 1764 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो इसमें अंग्रेजी सेना का पूछा जा रहा है कि सेनापति कौन था। ऑप्शन ए कैंपबेल, ऑप्शन बी हॉलवेल, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुनरो। ये मुनरो जो है अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथर, डाबरकोट, कालीबंगा, उपर्युक्त एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोथर है, लोथल। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी करिकाल, ऑप्शन सी आदित्य प्रथम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने अगली वीडियो में बतलाया था कि इसका चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चलिए मैं बतला देता हूं, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ऑप्शन ए विजयालय। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी संघरक्ष, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। आप देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी है और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और शासनकाल जो था वह अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 300 ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ, स्थान वैशाली है और अध्यक्ष जो है सवाकामी होते हैं, और इस समय जो राजा थे वह कालाशोक थे। और तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, और उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और शासक जो थे अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि 98 ईसा पूर्व माना जाता है, और स्थान कुंडलवन, और अध्यक्ष वसुमित्र थे, और राजा जो उस समय थे वो कनिष्क थे। आप इसे नोट डाउन भी कर लें। अगला प्रश्न है, किरातार जूनियम पुस्तक किसने लिखी? किरातार जूनियम
पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई। यह पुस्तक भारवी के द्वारा लिखी गई थी, भारवी के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी उलुग खान, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इसका जो दामाद थे इल्तुतमिश, इसके द्वारा जो है कुतुब मीनार को पूरा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री हिमनद वह उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट, ऑप्शन बी शिस्ट, ऑप्शन सी नाइस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट जो है वह कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह जो है अग्नीय चट्टान का उदाहरण है, अग्नीय चट्टान का यह उदाहरण है ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है लू किस ऋतु की विशेषता है? ऑप्शन ए पतझड़, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये ग्रीष्म ऋतु है। तो इस अगला प्रश्न है गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए पेडी प्लेन, ऑप्शन बी पेनी प्लेन, ऑप्शन सी जियोसी क्लाइन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जियोसिन क्लाइन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए होगा यहाँ उलर झील भी है और लोकटक झील भी है। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, जो कि खारी पानी का झील है। तो सी और बी राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा ये, और यह राजस्थान हो जाएगा। लोकटक झील राजस्थान, और यह जेके जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शनि ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम है, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा, शनि ग्रह। अगला प्रश्न है दामोदर, कोयल तथा स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मेघालय का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी छोटा नागपुर। ये जो तीनों नदियां हैं ये छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बिहार का पहला रामसर
स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, ऑप्शन बी खड़गपुर झील, या ऑप्शन सी कांवर झील। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। ये कांवर झील हो जाएगा, जो कि बिहार का एकमात्र रामसल साइट है, स्थल है, जो कि कांवर झील है। अगला प्रश्न है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्र जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए आइसोग्लॉस, ऑप्शन बी आइसोबाथ, ऑप्शन सी आइसोहेलाइन, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आइसोबाथ। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, आगे वीडियो जारी रहेगी। जय हिंद।